उस रात जैसे ही अमित भैया ने वो शब्द कहे, मेरी दुनिया ठहर गई। तुम्हारे पति का एक गुप्त जीवन है। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, एक ठंडी सांस की तरह मेरी रूह तक उतर गए। राहुल, मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरा सब कुछ। क्या वो सच में मुझसे कुछ छुपा रहे थे? ये अनिश्चितता एक नागिन की तरह मुझे डस रही थी, मुझे रात भर सोने नहीं दिया। मेरे और राहुल के रिश्ते के मायने बदल गए, हर पल एक सवाल बन गया। नमस्कार दोस्तों, दीपिका स्टोरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार, विश्वास और धोखे के धागों से बुनी हुई है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम उन लोगों को सच में जानते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इस कहानी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सपने बनते और टूटते हैं, मेरी और राहुल की प्रेम कहानी किसी खूबसूरत कविता से कम नहीं थी। मैं, प्रिया, एक आर्किटेक्ट और राहुल एक सफल बिजनेस कंसल्टेंट, दिल्ली में एक कॉमन दोस्त की शादी में मिले थे। वो पहली नजर का प्यार नहीं था, बल्कि धीरे धीरे पनपा एक गहरा जुड़ाव था। राहुल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उनकी बातों में बुद्धिमत्ता और उनके व्यवहार में एक अटूट ईमानदारी। हम घंटों बातें करते, शहर के कोने कोने घूमते और एक दूसरे के सपनों में खो जाते। कुछ ही समय में हम एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। जब राहुल को मुंबई में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो हमने अपने रिश्ते को एक नया नाम देने का फैसला किया और शादी करके इस सपनों के शहर में आ बसे। हमारा अपार्टमेंट मरीन ड्राइव के पास था, जहां से अरब सागर का नीला विस्तार हमारी सुबह को रोशन करता था और शाम को डूबता सूरज हमारे कमरे को नारंगी रंग से भर देता था। हमारा घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट का ढांचा नहीं था, बल्कि प्यार, हंसी और अनगिनत सपनों का संगम था। राहुल अपने काम में बेहद जुनूनी थे और मैं भी अपने आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहती थी। लेकिन चाहे कितनी भी थकान क्यों न हो, रात को जब हम घर लौटते, एक दूसरे की बाहों में सारी दुनिया भूल जाते थे। राहुल मेरे लिए सिर्फ पति नहीं थे, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे कॉन्फिडेंट और मेरी हर खुशी के साथी थे। उनकी छोटी छोटी बातें, जैसे मेरे पसंदीदा फूल लाना, मेरे लिए सुबह की कॉफ़ी बनाना या मुश्किल दिनों में मेरे माथे पर एक हल्की सी चुंबन देना, मुझे ये एहसास दिलाती थी कि मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की हूँ। एक बार हम जयपुर घूमने गए थे। गुलाबी शहर की गलियों में घूमते हुए राहुल ने मुझे एक पुरानी हवेली की छत पर बैठाया और चांदनी रात में मुझे अपने हाथों से बनी एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति भेंट की। एक लड़का और लड़की एक दूसरे का हाथ थामे हुए। उन्होंने कहा था, प्रिया, हमारा प्यार इस मूर्ति की तरह है, सरल, शुद्ध और समय के साथ और मजबूत होता जाएगा। उस पल मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। हम अक्सर अपने भविष्य के बारे में बात करते, बच्चों के नाम सोचते और एक छोटे से फार्म हाउस का सपना देखते जहां हम अपनी रिटायरमेंट बिताएंगे। हमारी जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, जिसमें हर पन्ना प्यार और विश्वास से भरा था। फिर एक दिन अमित भैया, मेरे सौतेले भाई, कलकत्ता से मुंबई आए। अमित भैया मुझसे 5 साल बड़े थे और हमेशा से ही थोड़े गंभीर स्वभाव के थे। पिताजी के दूसरे विवाह से वे मेरी माँ के बेटे थे, लेकिन बचपन से ही हम दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता रहा था। वो हमेशा मेरे प्रति बहुत प्रोटेक्टिव रहे थे। उनका मुंबई आना हमेशा खुशी की बात होती थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो राहुल से खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे और मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। राहुल उन दिनों अपने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए बैंगलोर गए हुए थे और अक्सर 4-5 दिन के लिए बाहर रहते थे। एक शाम जब मैं ऑफिस से लौटी और अमित भैया के साथ डिनर कर रही थी, तो उन्होंने अचानक अपनी बात छेड़ी। उनके हाथ में कांप रही चम्मच और उनकी डबडबाई हुई आंखें देखकर मुझे लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। प्रिया, उन्होंने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, मैंने राहुल को बैंगलोर में देखा था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। तो क्या हुआ, वो अपने प्रोजेक्ट के लिए वहीं तो हैं? नहीं प्रिया, वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक औरत थी और एक बच्चा भी। मेरे कानों में जैसे गरम सीसा पिघल गया। क्या भैया, आप क्या कह रहे हैं? राहुल ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप शायद किसी और को देख रहे होंगे। अमित भैया ने अपना सिर हिलाया।
नहीं प्रिया, मैं राहुल को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो उन्हीं की तरह दिखते थे और वो बच्चा वो राहुल जैसा ही था। मैंने उन्हें एक पार्क में देखा। वे हंस रहे थे, एक परिवार की तरह। मेरे हाथों से गिलास छूट गया, पानी जमीन पर फैल गया, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, राहुल का एक गुप्त जीवन है। भैया आप गलत हैं, मैंने जोर से कहा। राहुल मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। हमारा रिश्ता इतना कच्चा नहीं है, आप सिर्फ मुझे डरा रहे हैं। अमित भैया ने मेरे हाथ पकड़े। प्रिया, मैं जानता हूँ ये सुनना कितना मुश्किल है। मैं तुम्हें चोट पहुँचाना नहीं चाहता था, लेकिन ये मेरा कर्तव्य था तुम्हें बताना। मुझे कुछ दिनों से शक था और जब मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा तो मैं चुप नहीं रह सका। मैंने उनसे और सवाल पूछे, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, बस उनकी देखी हुई बात। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में और जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि मुझे जल्द से जल्द पता होना चाहिए। मैं उस रात सो नहीं पाई। अमित भैया की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं, एक ठंडी सांस की तरह मेरी रूह तक उतर गईं। राहुल, मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरा सब कुछ, क्या वो सच में मुझसे कुछ छुपा रहे थे? ये अनिश्चितता एक नागिन की तरह मुझे डस रही थी, मुझे रात भर सोने नहीं दिया। मेरे और राहुल के रिश्ते के मायने बदल गए, हर पल एक सवाल बन गया। अगले कुछ दिन नर्क से कम नहीं थे। मैं हर पल बेचैन रहती। राहुल का फोन आता तो मैं सामान्य होने की कोशिश करती, लेकिन मेरी आवाज में एक अजीब सी उदासी तैर जाती। मैं उनसे पूछना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि अगर ये सच निकला तो मेरी दुनिया बिखर जाएगी, और अगर ये झूठ निकला तो मेरा शक हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगा। मैंने राहुल के हर शब्द, हर इशारे को गौर से देखना शुरू कर दिया। उनके बिजनेस ट्रिप की कहानियाँ, उनके फ़ोन कॉल्स, उनके कभी कभी देर से घर आने के बहाने, सब कुछ अब मुझे संदिग्ध लगने लगा था। क्या वो हमेशा से मुझसे झूठ बोल रहे थे? क्या मेरा पूरा प्यार एक धोखा था? जब राहुल वापस लौटे तो मैंने उन्हें गले लगाया, लेकिन मेरा दिल एक पत्थर की तरह भारी था। उनकी खुशबू, उनका स्पर्श जो कभी मुझे सुकून देता था, अब मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस करा रहा था। उन्होंने मेरे चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक नहीं लग रही हो? मैंने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। बस थोड़ी थकान है राहुल, काम का बहुत स्ट्रेस है। उन्होंने मेरे माथे पर चुंबन दिया। हाँ मुझे पता है, हम जल्द ही कहीं घूमने चलेंगे, तुम्हें ब्रेक की ज़रूरत है। उनकी बातें मुझे और भी ज़्यादा छलने लगीं। क्या वो इतने अच्छे अभिनेता थे या वो सच में मासूम थे और अमित भैया की बात गलत थी? मैंने खुद को एक दुविधा में फंसा पाया। मैं अपने प्यार पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन शक के बीज बहुत गहरे बोए जा चुके थे। मैंने अमित भैया से और जानकारी मांगी। उन्होंने बताया कि वो कुछ पुराने दोस्तों के जरिए राहुल के बैंगलोर कनेक्शन के बारे में पता कर रहे थे। एक रात जब राहुल गहरी नींद में थे, मैंने हिम्मत करके उनका फ़ोन चेक करने का सोचा। मुझे खुद से घृणा हो रही थी। मैं कभी ऐसा नहीं करती थी, लेकिन ये शक मुझे खाए जा रहा था। उनका फ़ोन पैटर्न लॉक था, लेकिन मुझे उनका पैटर्न पता था। मैंने उसकी गैलरी खंगाली, मैसेज चेक किए, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सब कुछ सामान्य था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक कोने में शक की सुई अटकी रही। फिर मैंने उनके लैपटॉप को खोलने का सोचा। उनके ब्राउजिंग हिस्ट्री में कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने उनके ईमेल इनबॉक्स को खोला। वहाँ मैंने देखा कि एक ईमेल एड्रेस स्नेहा एंटरप्राइजेस के नाम से राहुल को अक्सर मेल भेजता था। मुझे याद आया, राहुल ने एक बार कहा था कि उनका बैंगलोर में एक नया क्लाइंट है, स्नेहा एंटरप्राइजेस। मैंने उस मेल को खोला। वो एक सामान्य बिजनेस मेल लग रहा था, लेकिन उसमें एक अटैचमेंट था, एक बैंक स्टेटमेंट। उत्सुकता से मैंने उसे डाउनलोड किया। जैसे ही मैंने स्टेटमेंट खोला, मेरी सांसें अटक गईं। उसमें हर महीने बड़ी रकम ट्रांसफर की जा रही थी एक खाते में जिसका नाम स्नेहा शर्मा था, और कुछ ट्रांसफर्स रोहन शर्मा के मेडिकल बिल के लिए थे। रोहन, ये वही नाम था जो अमित भैया ने बच्चे के लिए कहा था। स्नेहा शर्मा, ये वही औरत थी। मेरा दिल टूट गया। राहुल के हर बिजनेस ट्रिप के दौरान इन्हीं नामों से जुड़े बड़े बड़े खर्चे होते थे, अस्पताल के बिल, स्कूल फीस और अन्य व्यक्तिगत खर्चे।
ये सब मेरे और राहुल के संयुक्त खाते से हो रहा था, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरा सिर घूमने लगा। मैं खुद को संभाले बिना राहुल के पास गई और उन्हें झकझोर कर जगाया। राहुल, उठो! मेरी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि गहरा दर्द था। राहुल हड़बड़ा कर उठे। क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक हो? मैंने उनके सामने लैपटॉप रख दिया। ये क्या है राहुल? ये स्नेहा शर्मा कौन है और ये रोहन कौन है? तुम्हारे कौन से बिजनेस क्लाइंट के मेडिकल बिल आते हैं? राहुल की आंखों में डर और अपराध बोध का मिश्रण साफ झलक रहा था। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ देर के लिए चुप रहे, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। प्रिया, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। उनकी आवाज कांप रही थी। क्या समझाओगे कि मेरा पति, जिसे मैं अपनी दुनिया मानती थी, मुझसे इतना बड़ा सच छुपा रहा था कि उसका एक गुप्त जीवन है? क्या मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ थी ही नहीं? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे बेबसी के नहीं बल्कि गुस्से और दर्द के आंसू थे। राहुल बिस्तर से उठे और मेरे पास आए। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें झटक दिया। मुझे मत छुओ, मुझे सच बताओ राहुल, अभी। राहुल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। प्रिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुँचाई है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए मैंने ये सब छुपाया। खोना? तुमने मुझे पहले ही खो दिया है राहुल। बताओ मुझे, कौन है वो स्नेहा और रोहन? राहुल ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। स्नेहा वो मेरी कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी, बैंगलोर में। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारे परिवारों के बीच कुछ मतभेद थे और मेरे करियर की वजह से हमें अलग होना पड़ा। हमने एक दर्दनाक ब्रेकअप किया। कुछ महीने बाद जब मैं मुंबई आ चुका था, स्नेहा ने मुझे बताया कि वो गर्भवती है। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी नई जिंदगी या करियर को दांव पर लगाऊं। उसने फैसला किया कि वो बच्चे को अकेले पालेगी और मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखेगी। मेरी सांसें अटकी हुई थीं, मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की। मैंने कहा कि मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन वो अड़िग थी। उसने कहा कि वो मुझे अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी बोझ तले दबूं। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, खासकर अपने भविष्य के पार्टनर को। राहुल ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। फिर कुछ साल पहले स्नेहा ने मुझसे फिर संपर्क किया। रोहन को दिल की गंभीर बीमारी है, उसे एक महंगी सर्जरी की जरूरत थी। स्नेहा अकेली थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने मुझसे मदद मांगी, एक पिता के रूप में, न कि एक प्रेमी के रूप में। मैं कैसे मना कर सकता था प्रिया? वो मेरा बच्चा था। मैंने फैसला किया कि मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताया? मैंने चीख कर पूछा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें नहीं समझूंगी? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि तुम इतना बड़ा सच मुझसे छुपाते रहे? नहीं प्रिया, ऐसा नहीं है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था, लेकिन मैं तुम्हें खोने से डरता था। मुझे लगा कि तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी, कि ये हमारे रिश्ते को तोड़ देगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें ये दर्द नहीं देना चाहता था। राहुल ने अपनी सारी बात बता दी। उनके दर्द में ईमानदारी थी, उनके डर में सच्चाई थी। उन्होंने रोहन की तस्वीरें दिखाईं, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाए। रोहन एक प्यारा सा बच्चा था, जिसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो राहुल की आंखों में थी। मैं टूट चुकी थी। मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरी जिंदगी का हर पहलू हिल गया था। मैंने राहुल को अकेला छोड़ दिया और खुद को बेडरूम में बंद कर लिया। रात भर मैं रोती रही, सोचती रही, क्या मैं उसे माफ कर सकती थी? क्या मैं इस सच के साथ जी सकती थी? एक बच्चे की जिम्मेदारी, एक औरत के साथ उसका अतीत। ये सब मेरी आदर्शवादी प्रेम कहानी को एक जटिल और दर्दनाक वास्तविकता में बदल चुका था। अगले कुछ दिन हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह थे। मैंने राहुल से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन वो लगातार मेरे सामने अपने अपराध बोध और प्यार को व्यक्त करते रहे। मैं अपने माता पिता के पास दिल्ली जाने का सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भागना कोई समाधान नहीं है। मुझे इस सच्चाई का सामना करना होगा। मैंने बहुत सोचा। राहुल ने जो किया वो गलत था। उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया और इससे मुझे बहुत चोट पहुंची। लेकिन क्या उनका इरादा बुरा था? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते थे? नहीं, उनकी आंखों में मैंने जो दर्द देखा था वो सच्चा था। उनका रोहन के प्रति जो कर्तव्य था वो भी सच्चा था।
वो एक पिता थे और एक बीमार बच्चे को छोड़ना उनके लिए असंभव था। उन्होंने सिर्फ डर के मारे ये सब छुपाया था, ये सोचकर कि अगर मैं जान गई तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी। मेरे मन में एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ मेरा टूटा हुआ विश्वास था और दूसरी तरफ राहुल के लिए मेरा गहरा प्यार और उनके हालात की समझ। मैंने महसूस किया कि राहुल के लिए भी ये एक भयानक बोझ रहा होगा, इतने सालों तक ये सच छुपाए रखना। एक शाम मैंने राहुल को अपने पास बुलाया। राहुल, मैंने कहा, मेरी आवाज़ अभी भी डगमगा रही थी। मैं तुम्हें माफ करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये आसान नहीं होगा और मैं रोहन से मिलना चाहती हूँ और स्नेहा से भी। राहुल की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई। सच में प्रिया, तुम ऐसा करोगी? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं उस बच्चे को जानना चाहती हूँ जिसके लिए तुमने इतना कुछ दांव पर लगा दिया, और मैं उस औरत को भी जानना चाहती हूँ जिसने इतनी हिम्मत से अपने बच्चे को पाला। कुछ दिनों बाद हम बेंगलुरु गए। राहुल बहुत घबराए हुए थे और मैं भी। हम स्नेहा के घर पहुँचे। स्नेहा एक साधारण, शांत महिला थी। उनकी आंखों में जीवन की कठिनाइयों की छाप थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जब मैं रोहन से मिली तो मेरे दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। वो एक प्यारा, मासूम बच्चा था जो अपनी बीमारी से जूझ रहा था। उसकी हंसी में राहुल की झलक थी और उसकी आंखों में एक मासूमियत जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकती थी। स्नेहा ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। प्रिया जी, मुझे पता है मैंने आपको बहुत दुख दिया है। मैं जानती हूँ कि राहुल ने आपसे सब छुपाया, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं सिर्फ रोहन के लिए मदद मांग रही थी। मैंने स्नेहा को देखा। वो कोई विलन नहीं थी, वो सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। मैंने महसूस किया कि हम दोनों ही इस परिस्थिति के शिकार थे, लेकिन अलग अलग तरीकों से। उस दिन मेरे रिश्ते के मायने बदल गए। मेरे और राहुल का रिश्ता अब सिर्फ दो प्रेमियों का नहीं था, इसमें एक तीसरा सदस्य भी शामिल हो गया था, रोहन, और एक चौथा सदस्य, स्नेहा, जो रोहन की माँ थी। ये एक जटिल परिवार था जिसे हमें स्वीकार करना था। मैंने राहुल को माफ कर दिया, लेकिन ये एक प्रक्रिया थी, कोई एक पल का फैसला नहीं। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे आंसू बहाए। हमने अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करने का फैसला किया। हमने मिलकर रोहन की मदद करने का फैसला किया। मैंने स्नेहा से दोस्ती की। हमने मिलकर रोहन के डॉक्टरों से बात की, उसके इलाज के लिए। स्कूल के बारे में सोचा। ये आसान नहीं था। कभी कभी मुझे फिर से गुस्सा आता, कभी कभी मुझे राहुल पर शक होता, लेकिन हर बार मैं रोहन के मासूम चेहरे को याद करती और मुझे शक्ति मिलती। राहुल ने अपने अपराध बोध को अपनी ईमानदारी और प्यार से भरने की कोशिश की। उन्होंने मेरे लिए हर संभव कोशिश की ताकि मैं फिर से उन पर विश्वास कर सकूं। आज हमारे रिश्ते में एक नई गहराई है। हमने अपने जीवन में रोहन को एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर लिया है। वो हमारा बेटा नहीं है, लेकिन वो हमारे परिवार का हिस्सा है। हम अक्सर बेंगलुरु जाते हैं, रोहन के साथ समय बिताते हैं। स्नेहा भी अब हमारी दोस्त है। ये एक असामान्य परिवार है, लेकिन ये हमारा परिवार है। मेरे सौतेले भाई की बात ने मेरी दुनिया को हिला दिया था, लेकिन उस अनिश्चितता ने हमें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां हमारा प्यार और विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि हमने एक बड़ी चुनौती का सामना किया है और उसे पार किया है। मेरा प्यार अब सिर्फ राहुल के लिए नहीं, बल्कि रोहन के लिए भी है। ये एक ऐसा प्यार है जो सीमाओं से परे है, जो सिर्फ दो दिलों का नहीं बल्कि कई जिंदगियों का संगम है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, दीपिका स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनते रहें। धन्यवाद।